The chapter is the laws of chemical combination. This chapter basically deals with the different rules, different laws, different concepts behind chemical reactions and chemical compounds. Okay, let's start. The laws of chemical combination deals with the empirical laws that govern the chemical changes. Empirical law का मतलब होता है वो laws which have been derived, which have been achieved over years of understanding, over years of following different situations. मतलब कोई चीज को जब देख के हम लोग ऑब्जर्व करके ओवर पीरियड ऑफ टाइम जजमेंट क्रिएट करते हैं उसको हम लोग एम्पेरिकल लॉज बोलते हैं. ठीक है, तो कितने लॉज है केमिकल कॉम्बिनेशन के? देयर आर 5 लॉज. we'll go through the laws one by one. The first law that we'll study today is the law of conservation of mass. I repeat, there are 5 laws of chemical combination. The first one that we are going to study now is known as the law of conservation of mass. ये law क्या बोलता है? It says that in all physical and chemical changes, in other words, whenever there is a reaction taking place, the total mass of the reactants is always equal to the total mass of the products. So for example, C plus O2 reacts to form CO2. Then the mass of carbon plus mass of oxygen will always be equal to the mass of CO2. ठीक है? This is collectively known as the law of conservation of mass. इसका एक और मतलब हुआ, it basically means in simple languages that matter can neither be created nor it can be destroyed. मतलब matter ना बनाना संभव है ना destroy करना संभव है, वो खाली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होता है. ठीक है, इस लॉ को एक और नाम दिया गया. इट वाज कॉल्ड द लॉ ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर. ठीक है, इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर मतलब मैटर टूट नहीं सकता है, मैटर डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता. तो व्हाट ही डिड वाज he said कि let's see what happens when we take different reactions, what is the end product. ये हम लोग फॉलो करने का कोशिश कर रहे हैं. तो what he did was he took sodium chloride and he took AgNO3, दोनों को रिएक्ट कराया और जो प्रोडक्ट बना that was NaNO3 and AgCl. what he saw was कि जो प्रोडक्ट बनता है और जो रिएक्टेंट होता है दोनों का मास इज ऑलवेज गोइंग टू बी कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होता है. दिस लॉ वाज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो देखो, सोडियम क्लोराइड का जो मास था प्लस AgNO3 का जो मास था वो टोटल ऐड किया और इधर NaNO3 और AgCl का मास वो ऐड किया. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड केम आउट टू बी द सेम. दिस लॉ वाज पॉपुलरली नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. नाउ लैवोइशियर बोल के एक साइंटिस्ट था, वो अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये गैदर किया, ये नोटिस किया कि सिमिलर observations were also taking place when mercury oxide was broken down to form mercury and oxygen. ठीक है, सेम वे में अगर सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करेगा टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड, सेम चीज वाज फाउंड कि द लेफ्ट हैंड साइड का टोटल मास और राइट हैंड साइड का टोटल मास आर कमिंग आउट टू बी इक्वल टू ईच अदर. Now, law of conservation of mass can be demonstrated by different reactions. उनमें से हम लोग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन भी ले सकते हैं. When hydrogen reacts with oxygen to form water, law of conservation of mass will again be followed. जैसा हम आप लोग को पहले बताया था, it was also known as the law of indestructibility of matter. तो इस लॉ को एक दूसरे वे में पुट फॉरवर्ड किया था वो लोग. They said that there is no detectable gain or loss of mass in a chemical reaction. मतलब जब एक केमिकल रिएक्शन होता है ना मास इंक्रीज करता है ना मास डिक्रीज करता है. Everybody followed so far? Keshav? Yes, sir. Now, after series of experiments, they suddenly realized कि ऐसा कोई कोई सिचुएशन हो रहा है जहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हुआ ही नहीं. तो ऐसा कब हुआ?
दे फाउंड कि जब एक कैंडल को हम लोग बर्न करते हैं या कोई एक हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं, जैसे फूड मैटर को बर्न कर दिए, घी बर्न कर दिए, तेल बर्न कर दिए, तब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज नॉट गेटिंग फॉलोड. तो मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ क्लोज्ड सिस्टम. तो लोग बोला स्टेटमेंट को अपना चेंज करो. अभी तक हम लोग बोलते थे मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. अब वो लोग बोला कि अगर रूम को बंद रख के तुम कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट करता है, मतलब रूम को बंद करके अगर तुम कोई चीज को बर्न करता है, तब प्रॉब्लम नहीं होगा. लेकिन अगर तुम ओपन रूम में ये चीज करेगा तब देयर विल बी अ प्रॉब्लम. बात समझ में आया? तो देयर ऑब्जर्वेशन वाज इफ हाइड्रोकार्बन या कैंडल इज बर्न्ड इन अ क्लोज्ड कंटेनर तो देयर इज नो चेंज इन मास. लेकिन अगर ओपन कंटेनर में कर रहे हैं तो देयर इज अ चेंज इन मास. तो लोग बोला कि स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज करना होगा, पहला बात. अब ये चीज के पीछे एक्सप्लेनेशन क्या था कि मास मैच क्यों नहीं कर रहा है. आई मीन टू से कि मान लो हम लोग एक कैंडल बर्न किए, कैंडल का मास है मान लो 100 ग्राम्स और ऑक्सीजन रिएक्ट किया 20 ग्राम्स, तो टोटल मास ऑन द लेफ्ट हैंड साइड क्या हुआ? 120 ग्राम्स. अगर इस रिएक्शन में CO2 और H2O बनता है तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि उन दोनों का टोटल मास शुड आल्सो बी 120 ग्राम्स. बट देखा गया कि रियल लाइफ में, रियल सिचुएशन में उसका मास इज नॉट 120 grams. द मास इज कमिंग आउट टू बी समवेयर अराउंड 119.5 grams. तो द क्वेश्चन इज कि 0.5 grams गया तो गया कहाँ? वो 0.5 grams was actually lost in terms of energy. ये चीज कौन डिस्कवर किया? दिस वाज डिस्कवर्ड बाय आइंस्टाइन बोल के एक बहुत पॉपुलर साइंटिस्ट था उस टाइम पे. ही कॉल्ड इट द आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्विवेलेंस, मतलब द रिलेशन, द कनेक्शन बिटवीन मास एंड एनर्जी. तो बोला कि अगर एक छोटा सा मास भी लॉस हुआ है तो वो मास के चलते ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी कन्वर्ट हो गया. दैट इज बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला E इक्वल टू mc स्क्वायर. तो मेरा चेंज इन मास कितना हुआ था? 0.5 ग्राम्स. तो 0.5 इंटू सी इज द स्पीड ऑफ लाइट विच इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8. इतना बड़ा नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हुआ. तो लोग बोला कि जब कैंडल बर्न कर रहा है तो तुम लोग नोटिस कर रहा है कि मास चेंज हुआ, बट ये तुम लोग देखना भूल गया कि कैंडल बर्न करते वक्त बहुत सारा एनर्जी बाहर निकल रहा है, बहुत सारा हीट एनर्जी वेस्ट हो रहा है. वो जो हीट एनर्जी वेस्ट हो रहा है दैट इज द रीजन फॉर द लॉस इन मास. बात समझ में आया? हाँ सर. एक छोटा सा सम आप लोग को दे रहे हैं, आप लोग ट्राई करो. हाँ सर, हो गया. आंसर है आप लोग का? हाँ सर. अब हम लोग सेकेंड लॉ का बात करेंगे. दिस लॉ वाज कॉल्ड द लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ डेफिनेट कॉम्पोजिशंस. इस लॉ का बेसिक मतलब था कि जब हम लोग एक कंपाउंड का बात करते हैं, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड, तो नो मैटर हाउ यू प्रिपेयर कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे कार्बन प्लस ऑक्सीजन करके CO2 बनाए या कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके CO2 बनाए, नो मैटर हाउ यू प्रिपेयर कार्बन डाइऑक्साइड,
the ratio in which carbon and oxygen will combine will always be 1:2. ये बात समझ में आया? So another statement of this law was different samples of the same compound always contain the same elements combined together in the same proportion by mass. तो उनका रेशियो सेम रहेगा मास का, चाहे कोई भी दो एलिमेंट हो, अगर एक कंपाउंड बनाया है तो irrespective of the method in which you prepare the compound, the ratio of the combining elements will always be constant. In simple words, अगर कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके CO2 बनाता है, तो no matter how you prepare CO2, the ratio in which carbon and oxygen will react will always be the same. अब इसका एक्सेप्शन क्या था? The exception to this law was found to be isotopic existence of elements like carbon. तो कार्बन एक एलिमेंट है जिसका दो आइसोटोप होता है, कार्बन 12 एंड कार्बन 14. These are the two isotopes of carbon. तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और मान लो तुम भी कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, तो हम जब कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, हम मान लो बनाया 12 वाला आइसोटोप लेके और तुम बनाया 14 वाला आइसोटोप लेके, तब क्या रेशियो कभी सेम हो सकता है? नॉट पॉसिबल. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2, मेरे कंपाउंड का रेशियो था 13:32, बट तुम जब इसको लेके बनाया, तुम्हारा रेशियो हो गया 14:32. विल दे एवर मैच? नॉट पॉसिबल. तो अगर आइसोटोप्स के हेल्प से कंपाउंड बनाएंगे तो ये लॉ फॉलो नहीं होगा. क्वेश्चंस? केशव? नो सर, ठीक है, समझ में आ रहा है। कोमल? सर ठीक है, समझ में आ रहा। अगेन एक एग्जांपल है, एक क्वेश्चन है, तो आई गिव यू टाइम टू गो थ्रू द क्वेश्चंस. पहले थोड़ा टॉपिक्स बता देते हैं, हाँ, कॉन्सेप्ट्स बता देते हैं. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलता है कि जब भी दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है, मतलब CO आपस में कंबाइन करके CO बनाया, CO आपस में कंबाइन करके CO2 बनाया, तो इसका रेशियो 1:1 है, इसका रेशियो 1:2 है. तो अगर हम कार्बन को दोनों में फिक्स कर दें, तो व्हाट इज द रेशियो बिटवीन ऑक्सीजन इन द टू कंपाउंड्स? 1:2. यस और नो? तो दिस इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस कि दोनों कंपाउंड में अगर कार्बन को फिक्स कर दें, तो रेशियो इन विच ऑक्सीजन विल कंबाइन विल बी अ सिंपल होल नंबर रेशियो. इसका और एग्जांपल देखते हैं. जैसे मान लो वाटर और H2O2 दो कंपाउंड बनता है, यहां पर दोनों में हाइड्रोजन का मास 2 है, तो ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा? 1:2, which is a simple whole number ratio. This is law of multiple proportions. Same way में let us take another example for nitrogen and oxygen. देखो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके 5 कंपाउंड्स बनाता है. नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड N2O5. ठीक है. अब इन पांचों केस में अगर हम वेट ऑफ नाइट्रोजन कंपेयर करें, तो हाउ मच डू आई गेट? नाइट्रोजन का वेट देखो, यहाँ पे 14, यहाँ पर 14 अगेन, दो बार नाइट्रोजन 28, दो बार नाइट्रोजन 28, दो बार नाइट्रोजन 28. ऑक्सीजन का वेट देखते हैं. फर्स्ट केस में एक ऑक्सीजन तो 16, दो ऑक्सीजन 32, एक ऑक्सीजन 16, तीन ऑक्सीजन 48, पांच ऑक्सीजन 80. यहाँ तक कुछ पूछना है आप लोगों को? नहीं सर। गुड. अब हम लोग को एक जन का वेट को फिक्स करना होगा, तो या तो नाइट्रोजन फिक्स करेंगे या ऑक्सीजन फिक्स करेंगे. किसको फिक्स करें बताओ? मतलब देयर इज नो रूल, आप लोग जो बोलेगा उसको फिक्स करके ट्राई करेंगे. पहले नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं. तो नाइट्रोजन यहाँ पर 14, 14, 28, 28, 28 है, सबको 14 करो. तो ये तो 14 है ही, एज इट इज लिख दो. ये वाला 14 है, एज इट इज लिख दो. दिस इज 28, तो दोनों को डिवाइड बाई 2, तो ये 14 देखो और 16 हो गया. ठीक है. ये भी 28 है, तो दोनों को डिवाइड बाई 2,
तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 24 आ गया। इन दोनों को अगेन डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 40। कोई क्वेश्चन यहां तक? सब में देखो नाइट्रोजन इज फिक्स्ड एट 14, तो व्हाट इज द रेशियो बिटवीन ऑक्सीजन? 16:32:8:24:40। सबको 8 से डिवाइड कर दो, आपको रेशियो मिलेगा 1:2:3:4:5। बात समझ में आया? आई गिव यू एग्जैक्टली 1 मिनट। आप लोग क्या करेगा, दिस टाइम ऑक्सीजन को कॉमन लो, कांस्टेंट लो, और उसके बाद बाकी सबका रेशियो निकालो, नाइट्रोजन का आपस में रेशियो निकालो। ट्राई करेगा? स्टार्ट। चलो डन। देखो सबको अगर 16 में कॉमन यस लेना है, सर। कर रहे बेटा, कर ले। नहीं हो गया सर। गुड। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, सबको 16 में लेके आएंगे, ठीक है? तो ये तो 16 था ही, तो डोंट टच। अगर इसको 16 बनाना है तो बाई 2 करेंगे, तो इसको भी बाई 2 कर देंगे। इसको 16 बनाने का जरूरत ही नहीं है, दिस इज ऑलरेडी 16। इसको 16 बनाने के लिए बाई 3 करना होगा, तो इसको भी बाई 3 कर दो। इसको 16 बनाने के लिए बाई 5 करना होगा, तो इसको भी बाई 5 कर दो। तो मेरा नंबर्स क्या आया? 14 is 2, 14 by 2 मतलब 7 is 2, 28 is 2, 28 by 3 is 2, 28 by 5। थ्रू आउट एवरी नंबर को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, विच इज द एलसीएम ऑफ 3 and 5। आप लोग का आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा? आई थिंक सेम आएगा, 1 2 3 4 5। बात समझ में आया? कोमल, हाँ केशव? सर। हाँ सर, बस वो रेशियो वाला चीज इसमें देख रहे हैं हम एलसीएम करके। हाँ वो कैलकुलेशन है, टेक योर टाइम, आराम से करो। ओके ये रूल कब फॉलो नहीं होगा? व्हाट इज द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस? ये रूल तब फॉलो नहीं होगा जब हम लोग हाइड्रोकार्बन्स को बर्न कर रहे हैं। मतलब C7H16 इट इज नोन एज हेप्टेन, और हम लोग यूज करेंगे मान लो C4H10 मतलब ब्यूटेन। इन दोनों केस में जो रेशियो है कभी मैच करके सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं आएगा, बिकॉज हाइड्रोकार्बन के केस में ये रूल्स कभी फॉलो होता ही नहीं है, ठीक है? सर एक क्वेश्चन कि नॉर्मली जब एक्सेप्शन को छोड़ के हम लोग करते हैं तो रेशियो हमेशा 1 2 3 4 5 आता है। मतलब 1 2 3 4 5 के बीच में आता है, जैसे 2:4 2:5 भी आ सकता है, 1:3 भी आ सकता है, 2:3 भी आ सकता है, अच्छा। बट इट विल ओके। नॉट कम आउट टू बी 7:49, मतलब 3:45, ऐसा नहीं आएगा। समझ गया? नेक्स्ट, the most complicated of all the laws is known as law of equivalent proportions, also known as law of reciprocal proportions। इसका मतलब आप लोग को एक ग्राफ से समझाते हैं, एक डायग्राम से समझाते हैं। मान लो मेरे पास हाइड्रोजन और सल्फर है जो आपस में कंबाइन करके H2S बना रहा है। तो व्हाट इज द रेशियो बिटवीन हाइड्रोजन एंड सल्फर? सिमिलरली जब वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहा है, तो व्हाट इज द रेशियो बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन? अगर हम दोनों केस में हाइड्रोजन को फिक्स कर दें 2 और 2, तो व्हाट विल बी द रेशियो बिटवीन
सल्फर एंड ऑक्सीजन? नाउ सल्फर और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो उनका रेशियो इज 32:32, मतलब 1:1। तो देखो, जब वो लोग इंडिपेंडेंटली कंबाइन किया रेशियो 1:1, जब वो लोग इनडायरेक्टली कंबाइन किया रेशियो 2:1, तो एक दूसरा का मल्टीपल आ गया। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल या फिर लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शंस। सर ये वाले को वापस समझा दीजिए ना। श्योर। अगर मेरे पास 3 एलिमेंट है जो लोग आपस में दो दो करके कंबाइन कर रहा है टू फॉर्म 3 कंपाउंड्स, मतलब हाइड्रोजन और सल्फर आपस में बनाया H2S, हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में बनाया H2O, अब सल्फर और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करा के S2O बना दिया, SO2 बना दिया। देन फॉर अ फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन, हम लोग के केस में, इन दोनों केस में, फॉर अ फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन विच इज 2 grams, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन सल्फर एंड ऑक्सीजन? 2:32, मतलब 16:32। ये रहा, ये और ये। अगर सल्फर और ऑक्सीजन आपस में ही रिएक्ट करके SO2 बनाता है तो उनके बीच में रेशियो क्या है? 32:32, मतलब 1:1। तो जब वो हाँ लोग सर। इनडायरेक्टली कंबाइन किया विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन तो रेशियो आया 2:1, जब डायरेक्टली कंबाइन किया तो रेशियो आया 1:1। तो क्या ये दोनों नंबर एक दूसरे का मल्टीपल है? अगर है तो वी हाँ आर सर। टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। ओके सर। ठीक है। इसका एक्सेप्शन क्या है? अगेन आइसोटोप्स, वो याद है हम पहले भी कराए थे, C12 C14 वाला। तो आइसोटोप्स के केस में लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस फॉलो नहीं होता है। नाउ आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस। वील स्टार्ट विद दिस। 3 क्वेश्चंस है, स्टार्ट करो। कर पा रहे हैं? सर फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड वाला देख रहे थे। ओके, एक काम करते हैं, हम आप लोग को एक कॉन्सेप्ट और बता देते हैं, फिर आई विल गिव यू एम्पल टाइम टू कंप्लीट। तो फिर ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा, है ना? देखो, दिस लॉ इज नोन एज द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। ये डिस्कवर किया गया था बाय एक साइंटिस्ट जिसका नाम था गे ल्यूसेक। तो इसका दो नाम है, आइदर यू कैन कॉल इट गे ल्यूसेक्स लॉ और यू कैन कॉल इट लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। केशव, तुम्हारा कौन सा स्कूल था बिफोर दिस, 10 के पहले, 10 तक? सर BHS ही था। ओके, तो तुम्हारा क्लास 10 तक ये लॉ किया हुआ नहीं होगा, राइट? नहीं सर। ओके, देखो ये लॉ क्या बोलता है
when nitrogen reacts with hydrogen to form ammonia, then what is the ratio between the combining volumes? ये जगह थोड़ा ध्यान से समझो. जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन कर रहा है तो देखो 1 नाइट्रोजन is reacting with 3 hydrogen to form 2 ammonia. Yes or no? तो ratio between nitrogen, hydrogen, ammonia is 1:3:2. Similarly, जब 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के संग रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म 2 वाटर, तो इनका रेशियो हो गया 2:1:2. बेसिकली यहां पर ये बोला जा रहा है कि जब गैसेस आपस में रिएक्ट करता है, मान लो नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म ammonia. So when gases react, they do so in such a manner that the ratio between the combining elements remains always constant. ये रेशियो कभी चेंज नहीं करेगा. क्या बात समझ में आया? So whenever two gases react, they will do so in such a manner that the ratio in which they react will never change. इसको बोलते हैं Gay-Lussac's law. थोड़ा और एग्जांपल्स के साथ समझते हैं. क्या बेसिक बात समझ में आया जो हम बोला? हेलो. हाँ सर. ओके, तो थोड़ा एग्जांपल के थ्रू इस बात को और समझते हैं. मान लो मेरे पास नाइट्रोजन हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं. ये बनेगा. तो रेशियो क्या है बताओ? तो मुझे बताओ कि अगर हम 10 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन लेंगे तो हाइड्रोजन कितना रिक्वायर्ड होगा? सर 30. वेरी गुड. एंड अमोनिया प्रोड्यूस्ड कितना होगा? 20. एक्सीलेंट, वेरी गुड. अगर हम 54 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन ले लिया तो हाउ मच नाइट्रोजन विल बी रिक्वायर्ड? सर 18. वेरी गुड. एंड हाउ मच अमोनिया विल बी फॉर्म्ड? 36. वेरी गुड. अगर मेरा मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज इक्वल टू लेट्स से 40 लीटर्स, तो उनमें कितना नाइट्रोजन और कितना हाइड्रोजन होना चाहिए सो दैट दे कंप्लीटली रिएक्ट? अगर नाइट्रोजन एकदम अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का टोटल वॉल्यूम मेरे पास 40 लीटर्स है, तो हाउ मच नाइट्रोजन शुड बी देयर इन द मिक्सचर एंड हाउ मच हाइड्रोजन शुड बी देयर सो दैट पूरा क्वांटिटी आपस में रिएक्ट कर गया? कोमल? सर 10 लीटर्स नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 30 लीटर्स. वेरी गुड आंसर. गुड, क्लियर हो गया. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मेरे पास 100 लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन दिया गया है और 500 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन दिया गया है. आई रिपीट, 100 लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन दिया गया है, 500 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन दिया गया है. हम ठीक बोला? 100 लीटर्स नाइट्रोजन, 500 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन दिया गया है. सो हाउ मच नाइट्रोजन विल रिएक्ट, हाउ मच हाइड्रोजन विल रिएक्ट, हाउ मच अमोनिया विल बी फॉर्म्ड? सर बोलो कोमल. 100 लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन है, तो प्रपोर्शन के हिसाब से 300 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन विल रिएक्ट और बाकी 200 विल बी रिमेन अनरिएक्टेड. वेरी गुड. 200 लीटर्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होगा. 200 नहीं, 200. हाँ, एकदम करेक्ट. 200 अमोनिया बनेगा. एकदम. अरे सॉरी सर, मजाक कर रहे हैं. केशव, आपका क्लियर हुआ बेटा? हाँ सर. अब ये वाला केशव आप मुझे बताओ. मेरे पास 600 हाइड्रोजन है और 500 नाइट्रोजन है, क्या होगा? सर हाइड्रोजन 600 होगा एंड नाइट्रोजन 200 होगा. वेरी गुड. तो बचेगा 300 कितना? नहीं होगा. 300 नहीं होगा, And, मतलब बचेगा. हाँ ठीक है. हाउ मच अमोनिया विल बी फॉर्म्ड? सर एक मिनट, 400.
400 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया ये बात? हाँ सर। वेरी गुड। तो अब आप लोग को इसके बेसिस पे अभी तक हम जो कराया इसके बेसिस पे फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर कंप्लीट करना है। इस चैप्टर का 3-4 पार्ट है। तो आज हम लोग जो किया दैट वाज टॉपिक 1 या पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर, बेसिकली डील्स विद द 5 लॉज गवर्निंग केमिकल रिएक्शंस। तो पहला काम आप लोग को ये करना है कि इसके ऊपर में क्वेश्चन आंसर करना है। कहाँ से करेगा? एक, आप लोग के पास अगर कोई टेक्स्ट बुक है तो उससे करो। 2, हम आप लोग को ये प्रेजेंटेशन भेज दे रहे हैं, इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस है, वो करो। 3, हम आप लोग को वर्कशीट भेजेंगे, उस वर्कशीट में भी बहुत सारा क्वेश्चंस है, वो शुरू करो। ठीक है? तो आई गिव यू वेरियस रिपोजिटरीज जहां से क्वेश्चन आंसर शुरू करना है। सारा क्वेश्चंस आप लोग अभी नहीं कर पाएगा ऑफ कोर्स, बिकॉज कोई कोई जगह पे कुछ कॉन्सेप्ट्स है जहाँ पे आगे पार्ट चाहिएगा इस चैप्टर का। विल कम टू दैट। सो पहला टास्क लेकिन ये है कि आप लोग को यहाँ तक कंप्लीट करना है। तो गिव मी अ टाइम बाय व्हेन यू थिंक यू कैन कंप्लीट ऑल दिस। 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन, जो आप लोग को ठीक लगे। या फिर ऐसा भी कर सकता है, एज सुन एज यू थिंक यू आर रेडी कि अब सर चैप्टर पॉइंट 2 ऑफ द चैप्टर करा दीजिए, पार्ट 2 करा दीजिए, आई कैन स्टार्ट दैट पार्ट। केशव? सर कल तक हो जाना चाहिए। वेरी गुड। अगर कल तक हो गया तो इट विल बी एक्सीलेंट। तो अगर कल हम लोग का हो जाएगा तो कल हम लोग एक्चुअली स्टार्ट करेंगे विद एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है? तो आफ्टर दैट पार्ट हम लोग संग संग थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा स्पेंड करके नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर देंगे। इज दैट